Hello everyone, myself Kundan Misra welcomes you all at Wise IAS, India's most affordable platform for the preparation of various civil services examinations conducted across the country. Today we are going to begin with the new area in the UPSC syllabus, that is ecology and environment. तो आज हम इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट की बात करेंगे. सी इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट को I can say one of the most important area from the prelims point of view in UPSC examinations. और अगर मेंस की भी बात करें हैं तो पिछले कुछ सालों से इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का जो वेटेज है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बढ़ता चला जा रहा है. और इसका मेजर कारण है इन्वायरमेंटल इश्यूज. इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे जैसे इन्वायरमेंटल इश्यूज के सिग्निफिकेंस बढ़ते चले जा रहे हैं और कैसे इन्वायरमेंटल इश्यूज एक जियोपॉलिटिकल इश्यूज में कन्वर्ट होता चला जा रहा है, उसी अकॉर्डिंग यूपीएससी में जो वेटेज है इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का वो बढ़ता चला जा रहा है. वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है इस एरिया का और कहां कहां ये इंपॉर्टेंट है और क्यों है. ये सारी बातें हम वन बाय वन बात करेंगे. तो बेसिकली आज जो है एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है ऑन इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट. एज एन इंट्रोडक्शन हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है इकोलॉजी इन्वायरमेंट में, कैसे पढ़नी है, एग्जामिनेशंस में कैसे तैयारी करनी है, कौन कौन से कोर्स मटेरियल्स को हमें फॉलो करने हैं, ये सारी चीजें जो है आज हम डिस्कस करेंगे. तो हमारा जो पहला टॉपिक होगा आज के डिस्कशन का वो होगा जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट. क्या हम इसके बारे में हमें जानना चाहिए, कब से ये इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट एज अ डिसिप्लिन स्टार्ट हुआ, उसकी बैकग्राउंड क्या है, पूरी स्टोरी के साथ हम आज देखेंगे. और दूसरा जो हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, छोटा टॉपिक है ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट, कि ऑर्गेनिजम्स और उनके इन्वायरमेंट से क्या रिलेशनशिप है, कैसा इंटरेक्शन है, कैसे ये इन्फ्लुएंस होते हैं, क्या रोल होता है इन्वायरमेंट का किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स पे. तो ये सारी चीजें हम जो है आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे. तो ब्रॉडली जो कंपोनेंट्स हमें डिस्कस करने हैं वो ये सब होंगे कि इस सब्जेक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या है सब्जेक्ट्स, क्यों हम पढ़ते हैं, क्यों यूपीएससी में इंपॉर्टेंट है, इंडिया के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक. ये सारी चीजें जो हम बेसिकली आज डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन अबाउट दिस सब्जेक्ट में. दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टाइमलाइन ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन. टाइमलाइन यानी बैकग्राउंड. ये जो इन्वायरमेंट के बारे में जब हम पढ़ते हैं ये पढ़ना कहां से शुरू हुआ और कैसे ये चेंज होता रहा, मतलब बैकग्राउंड स्टोरी देखेंगे कि 1972 से पहले जो हम इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट पढ़ते थे उसमें हम क्या पढ़ते थे, 72 के बाद एक मेजर चेंज आया, फिर हम क्या देखने लगे, और 1992 के बाद एक नया फेज आया जिसमें कि ऑल टुगेदर एक अलग पर्पस से, अलग तरीके से हम इकोलॉजी एनवायरनमेंट पढ़ने लगे. तो हमें एक स्टोरी के फॉर्म में, एक टाइमलाइन के फॉर्म में इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट और एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में समझना है कि कहां से ये एजुकेशन, ये एरिया, ये डिसिप्लिन स्टार्ट हुई. फिर हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वायरमेंटल इश्यूज इन इंडिया. इश्यूज इंडिया में क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है इन्वायरमेंटल इश्यूज का, क्यों हम पढ़ते हैं, यूपीएससी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट पढ़ना. ये सारी चीजें हम थोड़ी सी ब्रीफली हम यहां पे डिस्कस करेंगे. फिर हम देखेंगे वेरियस पार्ट्स ऑफ दिस सब्जेक्ट. आप तो ये जान गए कि ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका. फिर आपको एक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. कोई भी सब्जेक्ट आप स्टार्ट कर रहे हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमी हो, या पॉलिटी हो, या इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट हो, जब तक आप एक बेसिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में उसको बांट के नहीं पढ़ोगे तो चीजें जम्बल्ड हो जाएंगी आपके दिमाग में, अच्छे से स्ट्रक्चर्ड वे में आप ग्रैस्प नहीं कर पाओगे. तो इसीलिए कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने के पहले आपको पता होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट्स के कितने पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स पहले पढ़ने होते हैं, कौन बाद में पढ़ने होते हैं, और कैसे पढ़ना होता है, किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, कौन कौन सा कोर्स मटेरियल, कौन कौन से बुक्स को फॉलो करने होते हैं. तो ये सारा चीज अगर अपने दिमाग में आप स्ट्रक्चर्ड वे में बिठा लोगे और उसी अकॉर्डिंग पढ़ाई स्टार्ट करोगे तो एक फुल प्रूफ आपके दिमाग में नॉलेज का उस एरिया से रिलेटेड एक पूरा बैकग्राउंड तैयार हो जाएगा. तो ये सारी चीजें हमें वेरियस पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट्स में डिस्कस करने हैं. और फिर हम आ जाएंगे कि हमारा जो पहला चैप्टर जिसको हम बोलते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्टिंग द ऑर्गेनिजम्स. तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे ब्रीफली. ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट है क्या, कहां से आया, क्या इसके बारे में हमें जानना है. तो इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, यहां पे दो टर्म है, एक है इकोलॉजी और दूसरा है इन्वायरमेंट. इकोलॉजी क्या होती है, इन्वायरमेंट क्या होता है, और हम कब से ये पढ़ना स्टार्ट किए, ये सब्जेक्ट जो है किस सब्जेक्ट का ब्रांच है,
ये सारा चीज आपको इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट में देखना है। किसी को कोई बायोलॉजी से है यहाँ पे बैकग्राउंड, जिसका बायोलॉजी हो, बायोलॉजी बैकग्राउंड है, तो बायोलॉजी बैकग्राउंड है, अभी आप किस क्लास में हो? बीए में हो, तो क्लास 12 में बायोलॉजी पढ़ी होगी। तो क्लास 12 में बायोलॉजी में इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट करके भी एक यूनिट होगा आपके, तो थोड़ा बहुत आपको इकोलॉजी इन्वायरमेंट के बारे में पता होगा कि क्या है नहीं है, कुछ चीजें एटलीस्ट इंफॉर्मेटिव पार्ट पता होगा। क्योंकि ये जो इकोलॉजी जो ये सब्जेक्ट है वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट नहीं है, ये बायोलॉजी का ही एक ब्रांच है इकोलॉजी। तो इकोलॉजी को एक लाइन में डिफिनेशन आपसे मैं पूछूं तो क्या डिफाइन करोगे आप इकोलॉजी को? व्हाट इज इकोलॉजी? ओके, देन द क्वेश्चन विल बी व्हाट इज इकोसिस्टम। आप कोई भी ऐसा टर्म यूज करोगे ना तो उस टर्म पे फिर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। अगर इकोसिस्टम के स्टडी को इकोलॉजी बोलोगे तो फिर पूछने वाला पूछेगा फिर इकोसिस्टम क्या है। समझ रहे हो? अब ये मत बोलना कि इकोलॉजी के अंदर इकोसिस्टम आता है फिर ठीक है, हाँ बोलो। इकोसिस्टम तो वही होगा ना, इंटरेक्शन एनिमल्स का। एग्जैक्टली। तो देखो इकोलॉजी में ही आप वही बात बोलोगे जो इकोसिस्टम टर्म का यूज कर रहे हो ना, तो डिफिनेशन में इस टर्म का यूज मत करो। इकोलॉजी में लॉजी लगी हुई है, ठीक। लॉजी का मतलब होता है स्टडी। इको जो वर्ड है वो एक ओइको करके जर्मन वर्ड से बना हुआ है। ओइको, ओइको का मतलब होता है होम, हाउस। तो इकोलॉजी जो होती है वो एक ब्रांच होती है बायोलॉजी की, जो किस बारे में स्टडी करती है, तो किसी ऑर्गेनिजम्स और उसके इन्वायरमेंट के बीच के इंटरेक्शन के बारे में वो स्टडी करती है। जैसे मैं एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म हूं, हमारे पास ये लाइट है, हमारे सामने आप बैठे हो, ये कुर्सी टेबल है, हमारे चारों तरफ हवा है, ये पेड़ है, ये सारी चीजें जो हमारे आसपास हैं और हमें कहीं ना कहीं इंफ्लुएंस करते हैं, ये सब चीजें हमारे इन्वायरमेंट कहलाएंगे। तो इकोलॉजी को आपको पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट वर्ड होता क्या है? तो इन्वायरमेंट जो होता है वो किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स के सराउंडिंग एरियाज, सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स जो उसको इन्फ्लुएंस करती हो, वो उसका इन्वायरमेंट कहलाएगा। जैसे आप बैठे हो, मेरा काम है आपको पढ़ाना, तो मैं यहां पे चिल्ला रहा हूं, मेरी एनर्जी खपत हो रही है, तो आपकी वजह से मेरा एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है, तो आई एम बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बिकॉज ऑफ यू। मेरा पर्पस है आपको पढ़ाना, तो आप मेरे लिए इन्वायरमेंट हो गए क्योंकि आप मुझे इन्फ्लुएंस कर रहे हो। ये लाइट है, इस लाइट की वजह से मेरे आंख पे आ रही है, मैं इधर देख नहीं पा रहा हूं, मेरी बिहेवियर ऐसी है कि मैं इस लाइट के इधर उधर देख रहा हूं। दिस इज इन्वायरमेंट बिकॉज इट इज इन्फ्लुएंसिंग मी। ये कुर्सी टेबल जो भी है, ये सरफेस, ये हवा, टेम्परेचर, वाटर, ह्यूमिडिटी, एवरीथिंग दैट इज इन्फ्लुएंसिंग मी इज माई इन्वायरमेंट। और इन्वायरमेंट की कोई बाउंड्री नहीं होती है कि ये क्लासरूम ही मेरा इन्वायरमेंट हो गया, ये पूरा फरीदाबाद भी मेरा इन्वायरमेंट है, ये पूरा इंडिया भी मेरा इन्वायरमेंट है, ये पूरा अर्थ भी मेरा इन्वायरमेंट है। समझ में आ रही बात है? क्योंकि हम अगर अपना इंटरेक्शन देखें कि किससे है, तो आप स्केल अगर बढ़ाओगे तो बढ़ाते चले जाओगे। यहां पे मेरा इंटरेक्शन आपसे है, मेरी फैमिली मेंबर्स यहां से 1000 किलोमीटर दूर बैठी हुई है, उससे भी मेरा इंटरेक्शन है डेली का। उनको कोई दिक्कत होता है तो मुझे परेशानी होती है, तो वो भी मेरे लिए इन्वायरमेंट हो गए, वो 1000 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं। अमेरिका में कुछ हो रहा है, उससे भी हमें दिक्कत है, राइट, वो भी उनसे भी इंटरेक्शन मेरी है, उनसे भी हम इमोशनली या फिजिकली हम कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड है, तो मेरा इन्वायरमेंट होता है। तो इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि सराउंडिंग यू एंड इंपैक्टिंग यू, तो ये इन्वायरमेंट होता है। तो इकोलॉजी में एक्चुअली हम यही पढ़ते हैं कि ये जो अपने सराउंडिंग से आपका इंटरेक्शन होता है वो कैसा होता है, किस तरह का इंटरेक्शन होता है, आप कैसे प्रभावित होते हैं, कहीं पे आप हार्म होता है आपको, कहीं पे आपको बेनिफिट होता है, और किस तरीके से आपका बिहेवियर, आपका नेचर, आपका स्ट्रक्चर आपके इन्वायरमेंट से इंफ्लुएंस होता है। यही चीज आपको इकोलॉजी में पढ़नी है। अब इन्वायरमेंट भी दो तरह का हो सकता है, एक होता है बायोटिक इन्वायरमेंट, दूसरा होता है फिजिकल इन्वायरमेंट। आप लोग मेरे लिए बायोटिक इन्वायरमेंट हो क्योंकि आप लोग लिविंग बींग्स हो, प्लांट्स मेरे लिए बायोटिक इन्वायरमेंट है। तो आपके सराउंडिंग में कोई भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स जो आपको इन्फ्लुएंस करते होंगे वो आपके बायोटिक इन्वायरमेंट के पार्ट हो जाएंगे, और कोई भी फिजिकल, नॉन बायोलॉजिकल, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं वो आपके फिजिकल इन्वायरमेंट हो जाएंगे। जैसे हवा हमारे लिए फिजिकल इन्वायरमेंट हो गया, वाटर हमारे लिए फिजिकल इन्वायरमेंट हो गया। तो इसी इंटरेक्शन को हम इकोलॉजी और इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं।
समझ आ रही बात है? बायोलॉजी में आप क्या पढ़ते हो, तो पूरा एक होलिस्टिक स्टडी करते हो लिविंग बींग्स के बारे में, वो हो गया आपका बायोलॉजी। उसी होलिस्टिक स्टडी के अंदर अगर उसी लिविंग बींग्स के बारे में कुछ स्पेशल चीज आप पढ़ोगे कि वो दूसरों से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, प्रभावित हो रहा है, तो वो आपका इकोलॉजी आ जाएगा। तो दैट्स व्हाई इकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। एंशियंट टाइम में एरिस्टोटल थे, हिपोक्रेट्स थे, ये लोग फिलोसफर्स थे, ग्रीक फिलोसफर्स। ये जो ग्रीक फिलोसफर्स थे पहले एक सब्जेक्ट पढ़ते थे जिसको नेचुरल हिस्ट्री बोलते हैं। तो ये जो नेचुरल हिस्ट्री जो था या नेचुरल साइंस जो था, यही नेचुरल साइंस धीरे 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 प्रोग्रेस कर करके इकोलॉजी बन गई है। तो इकोलॉजी ऐसा नहीं है कि हम आज के टाइम से पढ़ रहे हैं, हम एंशियंट टाइम से पढ़ते हैं। नाम अलग था, स्ट्रक्चर अलग था, लेकिन ये जो एरिया है, ये जो डिसिप्लिन है, ये जो सब्जेक्ट है, वो एंशियंट टाइम से पढ़ती जा रही है। आज के टाइम में इसको हम इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का नाम देते हैं। इकोलॉजी वर्ड को पहली बार 1869 में अर्नस्ट हैकेल करके एक जर्मन बायोलॉजिस्ट ने, जर्मन साइंटिस्ट ने इसका नाम दिया था। क्या नाम था? अर्नस्ट हैकेल, ERNST अर्नस्ट हैकेल। कब दिया था? 1869 में, राइट। एनसीईआरटी 1869 बोलता है, विकिपीडिया पे आपको 1866 भी मिलेगा, तो जो एनसीईआरटी में उसी को मान लेना, ठीक है। तो अर्नस्ट हैकेल ने, एक जर्मन बायोलॉजिस्ट ने पहली बार इकोलॉजी टर्म को यूज किया कि इकोलॉजी होता है, इस चीज के स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं। तो इकोलॉजी क्या हो गया, इन्वायरमेंट क्या हो गया, आपको समझ में आ गया। अब हमने जो अभी समझाया है आपको बहुत ऊपर समझाया है कि इंटरेक्शन, अब इंटरेक्शन कई तरह का हो सकता है। एक इंडिविजुअल की हम बात कर रहे हैं, आगे चल के आपको इंडिविजुअल ग्रुप में भी हो जाएंगे, ग्रुप इंटरेक्शन होगा, आगे चल के इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, बहुत सारी चीजें हमें डिटेल में पढ़नी है। बट एक बिल्कुल ब्रॉड टर्म से आप ये समझ लो इकोलॉजी का मतलब कि स्टडी अबाउट द इंटरेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विथ इट्स इन्वायरमेंट। और जब हम इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं तो दो बातें कर रहे हैं, अनदर ऑर्गेनिज्म या फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, दोनों की बात कर रहे हैं हम इन्वायरमेंट में। तो यही हो जाता है इकोलॉजी। तो कई जगह आपको इकोलॉजी को होगा कि दिस इज द ब्रांच ऑफ स्टडी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म विथ अनदर ऑर्गेनिज्म एंड अनदर इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्ट्स। तो वहां पे जो बायोटिक इन्वायरमेंट और फिजिकल इन्वायरमेंट दोनों को अलग अलग उसने बात कर दी। हमने डायरेक्टली क्या बोल दिया कि इन्वायरमेंट से, इन्वायरमेंट में आप दोनों मान लोगे, बायोटिक भी एबायोटिक भी। समझ में आ रही बात है? तो ये हो गया इकोलॉजी का मतलब, इन्वायरमेंट का मतलब। इन्वायरमेंट क्या होता है ये समझ में आ रही है आपको? आपके लिए आप लोग एक दूसरे के लिए इन्वायरमेंट हो गए, आपके लिए हम इन्वायरमेंट हो गए। तो ये सारी चीजें इन्वायरमेंट का मतलब होता है। अब क्वेश्चन आता है कि इंपॉर्टेंस इन यूपीएससी एग्जामिनेशन। यूपीएससी में क्यों इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट इकोलॉजी, और कहां इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है? तो लेट मी टेल यू इन वेरी ब्रीफ कि देखो, इन्वायरमेंट इकोलॉजी का जो सिग्निफिकेंस है आपके एग्जामिनेशन के लिए, वो आप एक प्रीलिम्स लेवल पे देख लेना और एक मेंस लेवल पे देख लेना। जब हम प्रीलिम्स लेवल पे बात करेंगे तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनफैक्ट आई कैन से द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर क्वेश्चंस कितने पूछे जा रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, अगर ये चीज को आप ध्यान में रखोगे तो हर साल इकोलॉजी इन्वायरमेंट से 15 से 20 क्वेश्चंस पीटी में पूछे जाते हैं यूपीएससी में। इन्वायरमेंट इकोलॉजी से 15 से 20 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, विदाउट एनी एक्सेप्शन। समझ में आ रही बात है? तो दिस इज द इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ब्रांच इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। और आपके लिए गुड न्यूज ये है कि ये जो ब्रांच है वो बहुत छोटा है। आपको हिस्ट्री के लिए कम से कम 30-35 लेक्चर, 40 लेक्चर आप पढ़ोगे, 80 घंटे पढ़ोगे, तब जाके आपका हिस्ट्री कवर होगा। ज्योग्राफी के लिए 75 से 80 घंटे पढ़ोगे, तब जाके ज्योग्राफी कवर होगा। लेकिन ये जो है 30 घंटे में आप कवर कर सकते हो अगर अच्छे से पढ़ रहे हो तो, मतलब क्लासरूम में बात कर रहा हूं मैं। तो इसका सबसे अच्छा, सबसे बेनिफिट ये है कि छोटा है, मगर ये इसका जो वेटेज है प्रीलिम्स में वो बहुत ज्यादा है। समझ में आ रही बात है? लेकिन दिक्कत क्या है ना कि इसके एक साथ मटेरियल आपको नहीं मिलेंगे। जैसे ज्योग्राफी की मिल जाएगी, हिस्ट्री की मिल जाएगी, इकोनॉमी की मिल जाएगी कि ये 2 बुक पढ़ लो। इसमें क्या है कि ये बड़ा ही डाइवर्स है। डाइवर्स है यानी कि एक इसका इंफॉर्मेटिव पार्ट होता है जो बायोलॉजी से रिलेटेड है कि इकोसिस्टम क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, क्लाइमेट चेंज क्या होता है, पोल्यूशन क्या होता है, ये एक अलग पार्ट होता है। इसके अलावा इसके जो है इंटरनेशनल लेवल पे कौन से कन्वेंशंस हुए, बॉडीज हुए, कौन कौन से एक्ट्स हैं, इंडिया में कौन कौन से एक्ट्स पास किए गए हैं, तो पॉलिटिकल एंड जियोपॉलिटिकल पार्ट भी है इसका।
उसके बाद ये करंट इशू जिसमें बहुत ज्यादा है, करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा है, तो आप जो है एक किसी पर्टिकुलर सोर्स से चाहेंगे कि हमने कवर कर ले इकोलॉजी एनवायरनमेंट को, तो ये पॉसिबल नहीं, आप नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए आपके लिए बहुत अच्छी चीज है कि जो क्लास में डिफरेंट सोर्सेस से इकट्ठा करके मैं एक साथ बता रहा हूं, तो उस बात को हमेशा आप ध्यान रखना। इस चीजों को आप क्लास को जरूर पढ़ना, क्योंकि आप जो मेहनत अलग अलग सोर्स से करेंगे, वो मेहनत करके वो जुटा के निकाल के करंट अफेयर से मैं आपको एक साथ दे रहा हूं इस 30 घंटे में। कनेक्ट करके, कनेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सबसे ज्यादा जो मिसिंग लोगों को होती है ना, कनेक्शन नहीं होती है, क्योंकि दुनिया भर के एक्ट्स एंड कन्वेंशंस हैं, दुनिया भर के प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी है। अगर आप एक दूसरे से कनेक्शन आपको नहीं पता होगा ना कि किसके थ्रू कौन आया, किसके बाद कौन आया, तो आप जम्बल्ड हो जाएंगे। कंफ्यूजन हमेशा रहेगा कि भाई ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस तो एक अलग है, स्टॉकहोम कन्वेंशन अलग है, दोनों में क्या अंतर है, राइट। तो हमेशा इस चीज पे ध्यान रखना कि क्या यहां पे पढ़ाया जा रहा है, कोई भी दिक्कत होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा, तुरंत आप पूछ के आप क्लियर कर देना कि हाँ इसमें ये इशू है, तो ये कैसे होगा। उसके बाद एक बार आप स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ लिए, उसके बाद आपका काम होगा केवल करंट इश्यूज को कवर करना। क्योंकि मैं आज पढ़ा के चला जाऊंगा, आप 2 साल बाद एग्जाम दोगे, 1.5 साल बाद एग्जाम दोगे, हो सकता है इस 1.5 साल में कुछ नया डेवलपमेंट हो जाए, नई डेवलपमेंट हो जाए, बट उसमें केवल आपको कनेक्ट करना है जो आप पढ़े हैं, कि ये अगर कोई नया इशू आया तो हम जो जानते हैं उससे कनेक्ट करके और उसको इंटीग्रेट कर ले। केवल आपको इतना करंट इश्यूज को आपको ट्रैक करने की जरूरत होगी, क्योंकि इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन आपके पास होगा, सारे स्ट्रक्चर आपके पास होंगे, केवल आपको कवर करना है, ट्रैक करना है करंट इश्यूज को। तो चलो हम बात करते हैं कि क्या इसका इंपॉर्टेंस है यूपीएससी एग्जामिनेशन में। तो प्रीलिम्स में मैंने बता दिया कि 15 से 20 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं इकोलॉजी एनवायरनमेंट से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मेंस में जो है आपको पेपर 3 में बेसिकली दिया हुआ है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, मगर पेपर 1 में जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी को अगर आप ब्रॉडली देखोगे तो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट पार्ट इज कवर्ड अंडर ज्योग्राफी। हम लोग जब ऑप्शनल पढ़ाते हैं तो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी करके एक चैप्टर होती है जिसमें पूरा इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट पढ़ाना पड़ता है। तो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट जो है ज्योग्राफी का भी एक इंटीग्रल पार्ट है। तो ऐसा नहीं है कि केवल पेपर 3 में ही आपको एनवायरनमेंट से पूछेगा, पेपर 1 में भी एनवायरनमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको 2013 से अभी तक में उठा लो, कई साल ऐसा हुआ है कि पेपर 1 में इकोलॉजी एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वो जो है इकोलॉजी एनवायरनमेंट, क्योंकि ज्योग्राफी और इकोलॉजी एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा बाउंड्री लाइन नहीं है कि बिल्कुल ये ज्योग्राफी का हो गया, ये एनवायरनमेंट का हो गया, ये बिल्कुल एक दूसरे से ओवरलैप है। जैसे वाटर क्राइसिस हो गया, वाटर क्राइसिस से पेपर 1 में क्वेश्चन पूछा गया था कि हिमालयन ग्लेशियर्स के मेल्टिंग की वजह से क्या इंपैक्ट होगा वाटर रिसोर्स पे। तो ये क्वेश्चंस अगर देखोगे तो वाटर क्राइसिस इज ए बर्निंग टॉपिक अंडर इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, वेयर एज वाटर इटसेल्फ, जो हिमालयन ग्लेशियर्स एंड ऑल इटसेल्फ आर पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। तो वो ज्योग्राफी का भी पार्ट हो गया, एनवायरनमेंट का भी पार्ट हो गया। तो हमेशा उसको कनेक्ट करके हमेशा आप समझना। इसीलिए मैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बोल रहा हूं कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 15-20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में और 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको मेंस में। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो गया। 4 क्वेश्चन भी अगर आपको पूछा जा रहा है पेपर 1 और 3 मिला के किसी एक एरिया से, जो आप 30-40 घंटे के क्लास में पढ़ सकते हो, तो यूपीएससी के लिए इससे बड़ा कॉस्ट बेनिफिट और कुछ नहीं हो सकता है। समझ में आ रही बात है? पूरा मोटे मोटे आप हिस्ट्री पढ़ोगे, वर्ल्ड हिस्ट्री के इतना मोटा बुक, और एक क्वेश्चन पूछेगा या नहीं पूछेगा, किसी साल नहीं पूछता है, तो उसके कंपैरिजन में आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कितना है इसका। तो दिस इज अबाउट द यूपीएससी एग्जामिनेशंस में इकोलॉजी एनवायरनमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, क्यों? हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, इकोनॉमी भी है, पॉलिटी भी है, एथिक्स भी है, इतना सारा सब्जेक्ट है, तो इकोलॉजी एनवायरनमेंट इतना क्यों इंपॉर्टेंट? यूपीएससी इतना तवज्जो क्यों दे रही है इकोलॉजी एनवायरनमेंट को? क्यों इतना ज्यादा इकोलॉजी एनवायरनमेंट प्रीलिम्स में पूछा जा रहा है, या मेंस में भी इकोलॉजी एनवायरनमेंट से इतने इश्यूज क्यों पूछे जा रहे हैं? क्या आपको लगता है, व्हाट डू यू थिंक, कि क्यों यूपीएससी इतना इकोलॉजी एनवायरनमेंट से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछती है? ये बताओ। ठीक है, लाइफ को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं, बायोलॉजी भी करता है जनरल साइंस में, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो सही है ये, मतलब ब्रॉडली यू आर राइट, ठीक है। और कोई आइडिया? सबसे ज्यादा, चलो ये भी एक जो है कि करंट इश्यूज में बहुत ज्यादा बर्निंग टॉपिक इसमें होते हैं। ओके, हाँ क्या बोल रहे थे सराउंडिंग में? हाँ ठीक है, ये भी सही है कि इन्वायरमेंट जो है इससे आप घिरे हुए हैं। आपको यूपीएससी के पहले दिन ने बताया था कि यूपीएससी जो है हमेशा इस चीज पे प्रेस करती है कि आप अपने सराउंडिंग के लिए अवेयर रहो हमेशा। क्या है?
और आपका सराउंडिंग आपका इकोलॉजी इन्वायरमेंट हो जाता है। ठीक है, वो भी ठीक है। और कुछ आप लोग जो बात बोल रहे हो मोर और लेस यू आर राइट। आई विल नॉट से कि एकदम बिल्कुल यही चीज है, यही कारण है, बट मोर और लेस यू आर राइट। ठीक है, ऑफ कोर्स ठीक है। थोड़ा सा और एक एडवांस पॉलिसीज भी हमारी आजकल बहुत ज्यादा इन्वायरमेंटलिस्ट डिमांड से चल ड्रिवन हो रही हैं। यहाँ देखोगे तो दुनिया भर के मूवमेंट्स हो रहे हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड। ये मत बनाओ, डैम मत बनाओ, इसको रोको, वहां ये मत बनाओ, ये सब चीजें जो चल रही हैं वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। मतलब इन्वायरमेंटलिज्म बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो वो भी एक कारण है। गुड। यूपीएससी में ही क्यों इतना पूछ रही है, एसएससी क्यों नहीं पूछ रही है, बैंक पीओ क्यों नहीं पूछ रहा इतना, एनडीए सीडीएस क्यों नहीं पूछ रहे हैं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रीलिम्स में ही क्यों इतना क्वेश्चन आ रहा है? यस एग्जैक्टली, यस एग्जैक्टली, ये इसका वन ऑफ द मेन कारण है। क्योंकि जो यूपीएससी का जो प्रीलिम्स होता है और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का प्रीलिम्स होता है वो कंबाइंड होता है, और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वाले से एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको इन्वायरमेंट इकोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आप फॉरेस्ट कंजर्वेशन में काम करेंगे। तो चूंकि दोनों की पीटी कॉमन हो रही है, तो इसीलिए पीटी में जो वेटेज होगा इन्वायरमेंट इकोलॉजी का वो हमेशा से ही ज्यादा होगा, क्योंकि उनका डिमांड ही है फॉरेस्ट सर्विसेज का। आप लोग को कितने लोगों को पता है कि आईएफओएस और इसका सेम होता है? 2 लोगों को पता है। प्रीलिम्स जो होती है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की, उसकी और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एक होता है, दोनों का पीटी कॉमन होता है। उसका अलग रिजल्ट निकलता है, अलग मेरिट निकलती है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का अलग मेरिट निकलता है, और उसके बाद दोनों के मेंस अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन प्रीलिम्स का पेपर एग्जामिनेशन हमेशा सेम होता है। तो जब सेम होता है तो दोनों ही सर्विसेज का जो डिमांड है वो अलग अलग है। फॉरेस्ट सर्विसेज वालों का डिमांड है कि इकोलॉजी इन्वायरमेंट का जानकारी इनको होना चाहिए, हमें ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो इकोलॉजी इन्वायरमेंट से रिलेटेड उसको जानकारी हो। तो ऑफ कोर्स पीटी में इनकी मजबूरी है इकोलॉजी इन्वायरमेंट का थोड़ा वेटेज बढ़ा कर रखना। तो ये जो पैटर्न है पूछने का, ये 2011 से पैटर्न बढ़ा है। 2011 से पहले, 2011 से पहले बहुत ज्यादा इकोलॉजी इन्वायरमेंट नहीं पूछी जाती थी यूपीएससी में, लेकिन 2011 एंड आफ्टर 2011 द वेटेज ऑफ इकोलॉजी इन्वायरमेंट इंक्रीज्ड, क्योंकि 2011 से ही सिविल सर्विस और फॉरेस्ट सर्विस का पीटी कॉमन हो गया। समझ में आ रही है? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन फॉर हाई वेटेज ऑफ इकोलॉजी इन्वायरमेंट इज प्रीलिम्स इज द कॉमन एग्जामिनेशन फॉर फॉरेस्ट सर्विस एंड सिविल सर्विसेज। समझ में आ रही है? ये हो गया। तो दूसरा कारण क्या होगा, सेकंड कारण क्या हो सकता है? ये तो आपका फर्स्ट कारण हो गया, कॉमन प्रीलिम एग्जामिनेशन। एग्जाम फॉर सिविल सर्विसेज एंड आईएफओएस, राइट। दूसरा जो कारण है वो आप बोल सकते हो, जो आप लोग बोल रहे हो उसको कंबाइंड रूप में, कि इंडिया के लिए ही इन्वायरमेंट इकोलॉजी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इश्यूज है। हमारे कंट्री का आप ज्योग्राफिकल लोकेशन, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन और पॉलिटिकल कंडीशन, अगर इन तीनों चीजों को आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इकोलॉजी इन्वायरमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। समझ में आ रही बात है? हम इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, तो आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में क्या मेजर प्रॉब्लम्स हैं, क्या वल्नरेबिलिटीज हैं, किस तरह की आपको मैनेजमेंट करने की जरूरत है। तो इसमें इकोलॉजी इन्वायरमेंट का जो सिग्निफिकेंस है वो आपका बढ़ जाएगा। क्यों? तो आपको अगर मैं बात करूं कि क्यों इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है आपको, तो सबसे पहला आप इसको 3 भागों में बांटोगे। सबसे पहले आप इसको 3 भागों में बांटोगे। इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया, क्यों इकोलॉजी इन्वायरमेंट हमारे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है, आप इसको 3 भागों में बांट दो। एक भाग देखोगे तो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। हमारे जो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं वो ऐसे हैं कि इकोलॉजी इन्वायरमेंट के बारे में हमें जानकारी होना ही चाहिए। दूसरा है हमारा सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, और तीसरा है पॉलिटिकल फैक्टर्स। अब 1 बाय 1 तीनों को हम डिस्कस कर रहे हैं। ज्योग्राफिकल लोकेशन इंडिया का ट्रॉपिकल रीजन है। आपको हल्का सा अगर ज्योग्राफी आप लोग पहले पढ़े होंगे तो आप ट्रॉपिक्स जानते हो, ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है? ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है? मतलब जहां सही रेन होती है, मतलब 2 सेंटीमीटर के। ठीक है, चलो वो तो इक्वेटोरियल रीजन हो गया 10 से 10। ट्रॉपिकल रीजन है लैटिट्यूड्स, जानते हो लैटिट्यूड्स?
लैटिट्यूड्स जानते हो लैटिट्यूड्स? देखो 0 डिग्री, 10 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री पोल को बोलते हैं, तो ये लैटिट्यूड्स होते हैं। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के रीजन को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। हमारा अर्थ कुछ ऐसा है, ये अर्थ है, ये इक्वेटर हो गया, और ऐसे ऐसे लैटिट्यूड्स में बांटे होते हैं हम, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, यहां हमारा नॉर्थ पोल हो गया, यहां साउथ पोल हो गया। तो ये 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री का जो रीजन होता है, इसको हम ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ पे क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और 23.5 डिग्री साउथ पे क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया होता है, रीजन होता है, उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। तो हमारा इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल कंट्री कहलाता है, ट्रॉपिकल कंट्री, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट हमारे कंट्री का है वो 6 डिग्री से लेके अराउंड 37 डिग्री तक है। तो एक्चुअल में हमारा इंडिया का बहुत सारा पार्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आगे है, ऊपर है, लेकिन फिर भी हम ट्रॉपिकल कंट्रीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे नॉर्थ में जो हिमालय माउंटेन है वो अपने ऊपर के रीजन से बिल्कुल एक बाउंड्री बना देती है, और हिमालय के नीचे साउथ साइड का जितना भी रीजन है हमारे कंट्री का, वो पूरा एक जैसा है। वो जो है हायर लैटिट्यूड से, मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाला जो टेम्परेट और पोलर रीजन है, उससे बिल्कुल एक बाउंड्री का काम करती है हिमालय। इसीलिए इंडिया को हम ट्रॉपिकल कंट्री बोलते हैं, डिस्पाइट दिस फैक्ट कि इंडिया का एक मेजर हिस्सा जो है 23.5 डिग्री से ऊपर है, 37 डिग्री तक है। समझ में आ रही बात है? अगर हिमालय नहीं होता तो हमारा इंडिया जो है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों भाग में कहलाता, लेकिन हिमालय होने की वजह से बाहरी इंफ्लुएंस से बिल्कुल ब्लॉक कर देता है इंडिया को। इसलिए इंडिया को हम ट्रॉपिकल कंट्री बोलते हैं कि हमारा इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है। तो क्वेश्चन है कि भाई ट्रॉपिकल कंट्री से क्या मतलब है इकोलॉजी एनवायरनमेंट को? क्यों हमको ज्यादा इकोलॉजी एनवायरनमेंट के लिए मतलब सोचना चाहिए ट्रॉपिकल कंट्री होने के बाद? उसका कारण है कि जो ट्रॉपिकल रीजन्स होता है उसको हम बोलते हैं हीट सरप्लस रीजन। हीट सरप्लस रीजन मतलब कि सोलर एनर्जी जो अर्थ पे आती है वो ट्रॉपिकल रीजन्स में ज्यादा आती है, टेम्परेट रीजन्स में कम आती है, पोलर रीजन्स में सबसे कम आती है। यही कारण है कि ये जो है हॉट रीजन्स होते हैं, यहाँ गर्मी ओवरऑल ज्यादा होती है, टेम्परेट रीजन्स ठंडी होती है। आप पोलर रीजन्स में चले जाओ तो समर के टाइम में भी लोग जैकेट पहने होते हैं। हमारे समय क्या होती है, गर्म, ज्यादा गर्म एरिया में हम रहते हैं। तो जहां टेम्परेचर, मीन एनुअल टेम्परेचर ज्यादा है, वहां ज्यादा प्रॉब्लम है इन्वायरमेंट के चेंज होने से। अगर ग्लोबल वार्मिंग एक मेजर प्रॉब्लम है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इसको ग्लोबल वार्मिंग का नाम सुने हो आप लोग? वैश्विक क्या बोलते हैं? ताप। तो ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग से अगर आप देखोगे कि किस रीजन में प्रॉब्लम ज्यादा है, तो ट्रॉपिकल रीजन में प्रॉब्लम ज्यादा होगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से जो एनुअल एवरेज टेम्परेचर ऑफ द ग्लोब है वो राइज कर रहा है। तो जहां ऑलरेडी गर्म है उसको तुम और राइज करोगे, वहां की टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो वो ज्यादा प्रॉब्लम में होगा। हमारा एग्रीकल्चर, हमारा इंडस्ट्रीज, हमारा लिविंग स्ट्रक्चर सब कुछ कोलैप्स हो जाएगा अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे। तो टेम्परेट रीजन्स को उतना दिक्कत नहीं है, वो तो ऑलरेडी वो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर आ रहे हैं, उनको 12 कर दोगे तो उनके लिए और फायदा है। चलो भाई, जो क्रॉप्स हमारे यहाँ नहीं उगते थे ठंडी की वजह से, वो भी अब उगेंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए हमेशा देखना ट्रॉपिकल कंट्रीज चिल्लाता है, इंडिया चिल्लाता है, चाइना चिल्लाता है, मलेशिया सब हल्ला करते हैं, रोको रोको ग्लोबल वार्मिंग रोको। और डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग तो है ही नहीं, ग्लोबल वार्मिंग कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वाई? बिकॉज कि उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी कोल्डर रीजन में रह रहे हैं। यूरोपियन कंट्रीज थोड़े बहुत सपोर्ट करते हैं ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के इनिशिएटिव को, वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो जो है उतने सेल्फिश नहीं है जिस तरह से अमेरिका है। लेकिन हमेशा देखोगे तो अमेरिका जैसे कंट्रीज हमेशा जो है क्योटो प्रोटोकॉल या पेरिस क्लाइमेट डील सबको अपोज करते हैं। वो बोलते हैं हम पैसा नहीं देंगे, हम टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, हमको कोई मतलब नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो रहा है। ये डेवलपिंग कंट्रीज पैसा कमाने के लिए ये सब ड्रामा फैलाए हुए हैं। बट एक्चुअल में हम जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बढ़ते चले जा रहे हैं, उसकी वजह से हमें परेशानी हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है एग्रीकल्चर खराब हो रहा है ट्रॉपिकल रीजन्स में, उससे हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जिसे हो रही है वो ट्रॉपिकल कंट्रीज है। और यही कारण है कि इंडिया ट्रॉपिकल कंट्रीज है और ग्लोबल वार्मिंग या इन्वायरमेंटल इशू ज्यादा इंडिया के लिए
सिग्निफिकेंट है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज। तो इसलिए हम अपने ब्यूरोक्रेट्स जब तैयार करेंगे तो उनको पढ़ाएंगे कि भाई इकोलॉजी इन्वायरमेंट के बारे में तुम जानो कि ग्लोबल वार्मिंग को कैसे ठीक करना है, क्या करना है, किस तरह से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अपनी बात करना है। हमारे फॉरेन सर्विस के जो डेलीगेट्स जाएंगे उन्हें पता होना चाहिए ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, उनको स्ट्रांगली इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे वो रख सके ग्लोबल वार्मिंग की बात को, हमारे कंसर्न की बात को। इसलिए ट्रॉपिकल कंट्रीज होने के नाते इंडिया में इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के स्टडी का इंपॉर्टेंस ज्यादा है। समझ में आ रही बात है? ट्रॉपिकल कंट्रीज हो गई। दूसरा, वल्नरेबिलिटी टू डिजास्टर। हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट की क्लास करेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि इंडिया जो है डिजास्टर प्रोन कंट्री मानते हैं। डिजास्टर प्रोन मतलब कि इंडिया में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बहुत ज्यादा आते हैं, इंडिया में फ्लड्स बहुत ज्यादा आते हैं, ड्राउट्स बहुत ज्यादा आते हैं। अब धीरे धीरे आजकल फॉरेस्ट फायर भी बढ़ गया है, वो भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़ रहा है। तो इंडिया ऑलरेडी एक डिजास्टर प्रोन कंट्री है, मतलब कि वो ज्यादा अफेक्टेड है नेचुरल डिजास्टर से। और ऐसे में अगर इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा तो ये डिजास्टर्स की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। तो हमको खुद को डिजास्टर्स से बचाने के लिए इकोलॉजी और इन्वायरमेंट को बचाना जरूरी है। तो ये इकोलॉजी इन्वायरमेंट को आप तब बचाओगे जब आपके पास नॉलेज होगा इकोलॉजी इन्वायरमेंट के बारे में कि इकोलॉजी इन्वायरमेंट को कैसे हम बचा सकते हैं, कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो यही कारण है कि चूंकि इंडिया एक डिजास्टर प्रोन कंट्री है तो इंडिया के लिए इकोलॉजी इन्वायरमेंट, इनफैक्ट इन्वायरमेंटल स्टडी की बात करें, एक टर्म यूज कर लेते हैं इन्वायरमेंटल स्टडी, वो सारा कुछ इकोलॉजी इन्वायरमेंट इसके अंदर आ जाएगा। तो इन्वायरमेंटल स्टडी जो है मोर इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए बिकॉज ऑफ बीइंग अ डिजास्टर प्रोन कंट्री। समझ में आ रही है? हमारी इतने लंबे कोस्ट लाइन है, 7500 किलोमीटर का हमारा कोस्ट लाइन है, कहीं से ट्रॉपिकल साइक्लोन आएगा तो हमें जो है बर्बाद करके जाएगा। तो ये सब हमारा, अगर आप ज्योग्राफिकल लोकेशन देखोगे, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको यही दिखेगा कि हमारे लिए इकोलॉजी और इन्वायरमेंट का स्टडी करना और इसको कंजर्व करना बहुत जरूरी है। इसलिए यूपीएससी के एग्जामिनेशन में इकोलॉजी इन्वायरमेंट का वेटेज अच्छा है, ज्यादा है। समझ में आ रही बात है? तो ये हो गए आपके ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। ट्रॉपिकल कंट्रीज हो गया, डिजास्टर प्रोन कंट्री होगा, ये सारे चीजें आपको ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस के। हमारे जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो क्यों प्रमोट कर रहे हैं कि हमें इकोलॉजी इन्वायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए, इन्वायरमेंटल स्टडी करना चाहिए ताकि हम कंजर्व कर सके इकोलॉजी इन्वायरमेंट को। सबसे पहला कारण है कि हम पुअर हैं, हम लोग गरीब हैं, पुअर हैं। और जब आफत आती है तो सबसे पहले किसको दिक्कत होती है? जो गरीब है। अमीर तो कुछ भी करके अपने आप को बचा लेगा, लेकिन पिसता कौन है? गरीब है। तो अगर कोई ग्लोबल लेवल पे प्रॉब्लम होती है तो हु आर गोइंग टू सफर द मोस्ट? दोज हु आर पुअर। इंडिया इज अ पुअर। हमारे पास 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है। हमारी इकोनॉमी के हिसाब से पर कैपिटा देखोगे तो हम बिल्कुल नीचे में आते हैं। ऐसे कंट्रीज में हमारे यहां जहां 20% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, जहां पे हमारे यहां 194 मिलियन पीपल जो है हंगर से अभी जूझ रहे हैं। तो ये सारे कंडीशंस को आप देखोगे तो ये लगेगा कि इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का कंजर्वेशन बहुत जरूरी है खुद को बचाने के लिए, क्योंकि कल को आएगा तो डेवलप्ड कंट्रीज अपने पैसा, अपने टेक्नोलॉजी से बच जाएंगे। कौन पिसेगा? तो जो डेवलपिंग एंड पुअर कंट्रीज हैं। तो इसलिए हमारे लिए जरूरी है, और यही कारण है कि इंडिया जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है हर जगह। क्योटो प्रोटोकॉल में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, यूएनसीसीडी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, ये सब बातें आगे करेंगे हम लोग। पेरिस क्लाइमेट डील में इंडिया ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। क्यों कर रहा है इंडिया इतना ज्यादा? क्योंकि पता है उसको कि भाई हम गरीब हैं, हम ही को जो है दिक्कत होगा। और दूसरी बात है कि जितने भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड कन्वेंशंस, प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसका एक नियम होता है, कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या होता है कि इन्वायरमेंट बचाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है, लेकिन सबकी समान नहीं है। किसने खराब किया है उसकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। खराब किसने किया है? डेवलप्ड कंट्रीज ने खराब किया है। सालों से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आपके यहां आया, इंडस्ट्रीज आपने बिठाया, इमिशंस कार्बन का आपने किया, तो आज बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे होगी इसको बचाने के लिए? तो ये कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल ये बोलता है कि डेवलप्ड कंट्रीज को, जो रिच कंट्रीज है, वो पुअर कंट्रीज को हेल्प करना चाहिए ताकि वो इन्वायरमेंट को बचाने में साथ दे सके। और इसके लिए फंड ट्रांसफर होता है, पैसा देते हैं डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज को। क्योटो प्रोटोकॉल में भी मैकेनिज्म था, पेरिस क्लाइमेट डील में भी मैकेनिज्म है कि $100 बिलियन का एक फंड बनेगा जो डेवलपिंग कंट्रीज जुटा के और डेवलप्ड कंट्रीज जुटा के डेवलपिंग कंट्रीज को देंगे ताकि वो जो है क्लाइमेट चेंज में साथ दे सके, क्लाइमेट चेंज को रोकने में। तो इसलिए पुअर कंट्रीज होने के नाते हमें पैसा भी मिलेगा। अगर हम इन्वायरमेंटल एजुकेशन को बढ़ाते हैं, इन्वायरमेंटलिज्म को हम
प्रमोट करते हैं तो इस तरीके से पुअर होना भी हमारे लिए एक फैक्टर है कि हम जो है इन्वायरमेंटल एजुकेशन की बात करें। हम अगर आज बात करने लगे कि नहीं इन्वायरमेंट से कोई मतलब नहीं है, डेवलप करो जिस तरह से करना है करो, तो फिर प्रॉब्लम हमें को होगी। सबसे पहले तो पुअर कंट्रीज हो गया, हेवी पॉपुलेशन हो गया। हेवी पॉपुलेशन, हमारा जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि हम ठीक से ढंग से खिला नहीं पा रहे अपने पॉपुलेशन को, तो कल को डिजास्टर से हम कैसे बचाएंगे? समझ में आ रही बात है? तो हमारा जो डेमोग्राफिक लोड है, इसको डेमोग्राफिक लोड बोलते हैं। डेमोग्राफिक का मतलब होता है रिलेटेड टू पॉपुलेशन। तो डेमोग्राफिक लोड भी हमारा इतना हाई है कि हमारे लिए जरूरी है कि इन्वायरमेंट सब अच्छे से रहे ताकि हम डेवलप कर सके। जिनके पास कम पॉपुलेशन है वो निपट लेंगे प्रॉब्लम से, हम नहीं निपट पाएंगे। ठीक। तीसरा कारण क्या होता है? ये तो पुअर हो गया, हेवी पॉपुलेशन हो गया, ठीक है। तो ये सब मेनली सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हो जाते हैं। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स में तीसरा कारण है कि इलिटरेसी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। इलिटरेसी बहुत ज्यादा है तो लोगों को पता नहीं है कि इन्वायरमेंट को बचाने की भी जरूरत है। लोगों को लगता है कि ये सब जो है अनंत काल तक ऐसा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए लोगों को देखो पॉल्यूशन के लिए यहाँ अवेयरनेस लोगों में नहीं है। यहाँ पे पानी बर्बाद करने में लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है, नल खोल के छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, पानी तो भाई जमीन से आ रहा है, जमीन में ही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लोगों के पास ना अवेयरनेस नहीं है, इलिटरेसी बहुत ज्यादा है। तो इसलिए भी हमें जरूरी है कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन को हम प्रमोट करें अपने यहाँ, राइट। तो ये भी एक सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, फैक्टर्स है जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल एजुकेशन जरूरी है हम लोग के यहाँ। समझ आ रही बात है? ठीक है। तो ये हो गया आपका सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। अब पॉलिटिकल फैक्टर की बात करें, मान लो इंडिया जो है एक डिक्टेटर होता, चाइना की तरह, रसिया की तरह एक डिक्टेटर होता, सऊदी अरेबिया की तरह, तो यहां मेधा पाटकर और सुंदरलाल बहुगुणा जैसा लोग उठ के खड़े नहीं होते हैं कि आप पेड़ मत काटो, आप डैम मत बनाओ। इंडिया में क्यों इन्वायरमेंटलिज्म इतना तेज है? इन्वायरमेंट के लिए इतना ज्यादा मूवमेंट्स इंडिया में क्यों होता है? क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी है। यहाँ सबको दिया गया है हक कि भाई आपको कोई दिक्कत हो सरकार चलाने के तरीके से, आप जो है मूवमेंट खड़ा कर दो। आपको दिक्कत है तो लोग फ्री है यहाँ मूवमेंट करने के लिए, डिमांड करने के लिए। तो इसीलिए जो इन्वायरमेंटलिस्ट ग्रुप होता है, एक ग्रुप होता है इन्वायरमेंटलिस्ट जो हमेशा इन्वायरमेंट को डेवलपमेंट के ऊपर देखते हैं। एक्चुअली पूरे वर्ल्ड में डेवलपमेंट वर्सेस इन्वायरमेंट की एक लड़ाई चलती है। एक ग्रुप बोलता है कि डेवलपमेंट जरूरी है, इन्वायरमेंट बाद में देखेंगे, डेवलपमेंट करेंगे हम तो इन्वायरमेंट अपने आप सही हो जाएगा। दूसरा ग्रुप बोलता है कि जब तक आप इन्वायरमेंट को नहीं कंजर्व करोगे तो आपका डेवलपमेंट का कोई मीनिंग नहीं होगा। आपका डेवलपमेंट करना विदाउट कंजर्विंग द इन्वायरमेंट विल लीड टू कंप्लीट डिजास्टर एंड कोलैप्स ऑफ द सिस्टम। तो इसलिए आप पहले डेवलपमेंट की तरफ ध्यान मत दो, इन्वायरमेंट की तरफ ध्यान दो। तो ये जो इन्वायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट का जो झगड़ा है, उसमें गवर्नमेंट हमेशा डेवलपमेंट की तरफ होती है, क्योंकि गवर्नमेंट को चाहिए क्या? वोट। वोट इससे नहीं दिखेगा कि आपने कितना पेड़ लगाया, वोट इससे दिखेगा कि आपने जॉब कितना दिया, रोड कितना बनाया, आपने डैम्स कितने बनाए। क्योंकि ये तो इलिटरेसी वाला कंट्री है, यहाँ लोगों को तो ये दिखना चाहिए कि भाई हम कितना सुख से रह रहे हैं, पर्सनल, रादर देन कि ये सोचना कि भाई हमारा इन्वायरमेंट कितना कंजर्व है। तो हर गवर्नमेंट, चाहे राइट विंग हो या लेफ्ट विंग गवर्नमेंट हो इंडिया में, हमेशा सोचती है डेवलपमेंट करना, उसको अगर सरकार में बने रहना है तो। लेकिन जो दूसरा ग्रुप इन्वायरमेंटलिस्ट का है वो हमेशा रोकेगा। तो हमारे यहाँ राइट फ्रॉम बिगिनिंग बहुत सारे मूवमेंट्स होते रहे इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि हम डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं और ये रीजन है कि इन्वायरमेंट और इकोलॉजी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ स्टडी हमारे कंट्री में है। तो दिस इज द रीजन कि पॉलिटिकल फैक्टर पहला हो गया। क्या हो गया? कि डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है तो हम उठ सकते हैं। अगर हमारे यहाँ ऑटोक्रेसी होता, डिक्टेटरशिप होता, तो जो भी लोग उठेंगे सबको टांग देता चौराहे पे, जो भी इन्वायरमेंट की बात करता। तो हमारे लिए इकोलॉजी इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, हमको पढ़ने की जरूरत नहीं थी भाई, क्योंकि हमारी सरकार ही नहीं प्रमोट कर रही है। अभी हमारी सरकार प्रमोट कर रही है क्योंकि डेमोक्रेसी है। लोग जो है हल्ला गुल्ला मचा देंगे अगर हम इकोलॉजी इन्वायरमेंट को प्रमोट नहीं करेंगे तो पॉलिटिकल फैक्टर भी कारण है कि इकोलॉजी इन्वायरमेंट हमें पढ़ना है। दूसरा कारण क्या होगा पॉलिटिकल फैक्टर में? फेडरल स्ट्रक्चर। पॉलिटी आप लोग पढ़े हो ना? फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है? सेंटर एंड स्टेट के बीच में डिवीजन। वो तो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है कि सेंटर इज मोर पावरफुल, बट एक्चुअल में फेडरेशन का मतलब होता है इक्वल डिवीजन ऑफ पावर। फेडरलिज्म का ट्रू मीनिंग यही होता है कि इक्वल डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो सेंटर स्टेट के बीच में पावर डिवाइडेड है, उसमें इन्वायरमेंट जो है वो सेंटर भी देखता है, स्टेट भी देखता है। तो ऐसे कंडीशंस में अगर सेंटर इन्वायरमेंटल एजुकेशन को प्रमोट नहीं करेगा तो स्टेट जो है हल्ला गुल्ला मचाने लगेगा, क्योंकि स्टेट के पास भी पावर है।
तो यहां जो पावर है वो बटा हुआ है, और बटे होने की वजह से दोनों के एस्पिरेशंस को देखना है। तो बहुत सारे स्टेट जो है वो इन्वायरमेंटल ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं, और इन्वायरमेंटल ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं तो उसकी वजह से सेंटर का भी, गवर्नमेंट की भी मजबूरी है कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन को प्रमोट करे। अगर गवर्नमेंट अपने लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे केवल डिसीजन नहीं ले सकती है, स्टेट्स भी हैं, इसलिए फेडरल स्ट्रक्चर भी एक इंपॉर्टेंट कारण है कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री। समझ में आ रही बात है? तीसरा है इंडियाज एक्टिव पार्टिसिपेशन। इंडिया का एक्टिव पार्टिसिपेशन है हर इन्वायरमेंटल पार्टिसिपेशन, हर इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव में जो ग्लोबल लेवल पे होता है, इंडिया बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, साइन किया है हर जगह। तो जब आप कहीं पे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे साइन किए हो, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हो, तो आपकी जिम्मेदारी है सबसे पहले अपने यहां ठीक करना। बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। आप चाहते हैं कि दुनिया का हर एक कंट्री जो है खुद जो है अपना इन्वायरमेंट को बचाए, तो सब कंट्री पहले आपके ऊपर उंगली उठाएगा कि आप पहले बचाओ ना। तो ये वाला जो थिंकिंग है, इसकी वजह से इंडिया की मजबूरी है कि प्रमोट करे इन्वायरमेंटल एजुकेशन को, अपने यहाँ प्रमोट करनी मजबूरी है हमारी। कई सारे ऐसे सिग्नेचर्स हमने किए हैं जिसके अंदर क्लॉज है कि आई विल प्रमोट, वी शैल प्रमोट इन्वायरमेंटल एजुकेशन इन आवर कंट्री, वी शैल प्रमोट द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इन आवर कंट्री, वी शैल मेक द पीपल अवेयर अबाउट द डेजर्टिफिकेशन। तो जितने भी इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं उनको प्रमोट करना, एडुकेट करना, लोगों को अवेयर करना, इस बात का हमने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर साइन करके आए हैं। तो इसलिए हमारी मजबूरी है कि हम प्रमोट करेंगे इन्वायरमेंटल एजुकेशन को। और इन सारे बैकग्राउंड्स के बेसिस पे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया जो है इन्वायरमेंटल एजुकेशन को प्रमोट करे, और इंडिया का जो टॉप क्लास के जो सर्विसेज हैं उसमें इसकी हम महत्ता दें। दिस इज द रीजन कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इंपॉर्टेंट एरिया इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन। क्योंकि आप जिस पोस्ट के लिए आप एग्जाम दे रहे हैं वो पोस्ट एक्चुअली में कंट्री चला रहा है। कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी इज द रियल एक्चुअल मैकेनिज्म, मतलब बनाने वाला जो एक्चुअल जो स्ट्रक्चर स्ट्रेटेजिस्ट है वो आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं। तो उनको जो है एटलीस्ट आपको नॉलेज होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए इकोलॉजी इन्वायरमेंट को लेके। So this is the factor, these are the major factors that are responsible for good significance of great significance of environment education, great significance of ecology environment in the UPSC examination. समझ में आ रही बात है? कोई दिक्कत? गुड। अब हम बात करने जा रहे हैं आपको इवोल्यूशन ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन। ग्लोबल लेवल की बात कर रहे हैं कि ग्लोबल लेवल पे इन्वायरमेंटल एजुकेशन का कैसे इवोल्यूशन हुआ। मैंने क्या बोला था आपको अभी कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन कोई नया टॉपिक नहीं है, ये हम एंशिएंट टाइम से पढ़ रहे हैं। बस पढ़ने का तरीका अलग अलग रहा है, पढ़ने का क्या पढ़ना है, उसमें क्यों पढ़ना है, पर्पस अलग अलग रहा है। अदरवाइज पढ़ाई जो है इन्वायरमेंटल एजुकेशन का दूसरे नाम से एंशिएंट टाइम से ही हो रहा है। तो हम बेसिकली अभी के टाइम में जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन का इवोल्यूशन है, उद्भव है, उसको हम 3 फेजेज में बांट सकते हैं, 3 स्टेजेस में इनफैक्ट बांट सकते हैं इसको। एक था क्लासिकल पीरियड, क्लासिकल पीरियड, क्लासिकल पीरियड। एक था मॉडर्न पीरियड, मॉडर्न पीरियड या फेज बोल सकते हो इसको, मॉडर्न पीरियड। और एक है कंटेम्पोरेरी, कंटेम्पोरेरी, कंटेम्पोरेरी पीरियड। क्लासिकल जो पीरियड था वो, सॉरी, क्लासिकल पीरियड जो था वो टिल 1972, टिल 1972 का जो पीरियड होता है, टिल मतलब कि उसके पीछे से, एंशिएंट से लेके 1972 तक के पीरियड को हम क्लासिकल पीरियड बोलते हैं। मॉडर्न पीरियड जो है वो 1972 से 1992 के पीरियड को बोलते हैं, और कंटेम्पोरेरी बोलते हैं 1992 के बाद अभी तक जो चल रहा है। अब क्वेश्चन होगा कि ये 1972-92 ऐसा क्या हुआ था कि इसी में हम के बेसिस पे बांटते हैं, ऐसा क्या चेंज हुआ था 1972 में, ऐसा क्या चेंज हुआ? 1972 के पहले हम कैसा स्टडी करते थे इन्वायरमेंट का, 1972 के से 1992 के बीच में क्या चेंज हो गया, 1972 में ऐसा क्या हुआ, 1992 में ऐसा क्या हुआ, और 1992 के बाद जो है क्या चेंज हुआ। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें देखनी है। 1972 के पहले जो हम पढ़ते थे, जो पीरियड था, उसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेटिव पीरियड, इंफॉर्मेटिव पीरियड।
मतलब कि हमारा जो पर्पस था 1972 तक इन्वायरमेंटल एजुकेशन का, वो केवल इंफॉर्मेशन के लिए था। केवल हमको ये जानना चाहिए कि इकोलॉजी इन्वायरमेंट क्या है। मतलब कि 1972 के पहले जो हम इकोलॉजी इन्वायरमेंट को पढ़ते हैं, उसके पीछे का जो पर्पस था वो जनरल अवेयरनेस था कि कोई भी चीज हमारे सराउंडिंग है उसके बारे में हमको पता होना चाहिए। उससे आगे हम कुछ नहीं सोचते थे कि क्यों पता होना चाहिए, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। मतलब उस टाइम में कोई कंजर्वेशन या कोई टेंशन नहीं था कि इन्वायरमेंट जो है खराब हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। ऐसा कुछ भी हमारे दिमाग में नहीं था। हमारे दिमाग में सिर्फ ये था कि अच्छा ठीक है, जैसे हम इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, चलो ये इन्वायरमेंट भी हम पढ़ लिए। अच्छा ये पेड़ है तो कैसा है भाई, क्या इंटरेक्शन है, हम पढ़ लिए। तो ये केवल इंफॉर्मेशन वाज द पर्पस, इंफॉर्मेशन केवल पर्पस था। 1972 से 1992 का पीरियड को हम बोलते हैं कंसर्न फेज। कंसर्न फेज मतलब कि इस फेज में अब हम इन्वायरमेंटल एजुकेशन केवल इंफॉर्मेशन के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हमारे मन में एक डर अब आ गया। 1972 के बाद हम ये डर गए कि यार ये कभी ना कभी ये इन्वायरमेंट सब खत्म हो जाएगा, धरती खत्म हो जाएगी, हम लोग मर जाएंगे। तो ये जो कंसर्न था ना इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के लिए, वो कंसर्न स्टार्ट हुआ 1972 में। और इसके बाद जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन का जो पर्पस हुआ वो केवल इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए नहीं रह गया, वो एक कंसर्न की वजह से हम लोग पढ़ने लगे। क्योंकि हमें जो है चिंता होने लगी कि इन्वायरमेंट यार खत्म भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि पूरा अर्थ सिस्टम कोलैप्स हो जाए। ये बात 1972 में हम आके जाने। लेकिन 72 में ये तो जान गए कि भाई अर्थ खत्म हो सकता है, इसलिए इन्वायरमेंट को बचाना जरूरी है। लेकिन बचाने के लिए कोई मेजर कदम हमने नहीं उठाया, बस चिंता ही व्यक्त करते रह गए कि हाँ यार ये गलत है, सब बचाना चाहिए इसको। सब लोग बैठते थे, डिस्कशन करते थे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे चाय पीते थे, अपने अपने घर चले जाते थे कि हाँ भाई ठीक है बचाना चाहिए। लेकिन कौन बचाएगा, साइन करो एकदम, मतलब कसम खाओ, आपको नहीं, आप काम करोगे तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, मतलब कोई एक्शन प्लान नहीं होता था। तो 1972 से लेकर 1992 का जो बीच का फेज था, इसको हम कंसर्न फेज इसलिए बोलते थे कि लोगों में केवल कंसर्न था, कोई एक्शन लेने का इनिशिएटिव नहीं था। जो भी इस बीच में मैक्सिमम जो आपको दिखेंगे प्रोटोकॉल्स, कन्वेंशंस, वो सब नॉन बाइंडिंग होंगे। मतलब कि अपने स्वेच्छा से आप देख लो कि कर पाओगे कि नहीं पढ़ पाओगे, मन हो तो करना, नहीं हो तो मत करना। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, मैंने करवाना नहीं है, कोई साइन करके कसम नहीं खाना है कि हमको करना ही है। तो ये वाला फेज था 1972 से 1992 में। 1992 के बाद लोगों को लगा कि नहीं यार ऐसे तो नहीं चलेगा, अगर सबको छोड़ दोगे कि भाई अपने मर्जी से करो तो कोई नहीं करेगा। तो इस 20 साल में लोगों ने ये रियलाइज किया कि ये फ्यूटल एक्सरसाइज है, इसका कोई फायदा होना नहीं है, ये केवल बैठ के बकैती करने वाली बात है कि बैठ के हम लोगों ने डिस्कशन कर दिया और काम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो 1992 के बाद जो हमारा इन्वायरमेंटल एजुकेशन का जो थर्ड फेज आया, वो एक्शन प्लान वाला फेज आया। एक्शन प्लान, अब हम डिटेल्ड एक्शन लेने के मोड में आ गए कि ऐसे नहीं चलेगा। आप यहां पे सारे कंट्रीज साइन करो, कसम खाओ कि आप जो है ये काम करोगे बचाने के लिए इन्वायरमेंट को। अब आप लीगली बाइंडिंग कन्वेंशंस आने लगे। अब कन्वेंशंस ऐसे आने लगे कि जो कंट्री साइन करेगी उस कन्वेंशन पे, उसके लिए ये बाइंडिंग हो जाएगी कि अपने कंट्री में जाके उसको स्टेप लेगी वो कंजर्व करने के लिए इन्वायरमेंट को। जैसे कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, सीबीडी जो है इसमें आ गया। यूएनएफसीसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये सब नाम से मत घबराओ, ये सारे नाम को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जस्ट एज हम बता रहे हैं इंट्रोडक्शन के लिए। तो बहुत सारे एक्शन प्लान्स, बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए और उसमें एक क्लॉज हम जोड़ने लगे कि लीगली बाइंडिंग होगा। अगर आप नहीं पूरा करोगे तो आप जो है पेनलाइज्ड होगे, पेनलाइज किया जाएगा, आपको पेनल्टी दिया जाएगा। कई जगह पर टारगेट्स फिक्स होने लगे, प्रोटोकॉल्स जो आने लगे, क्योटो प्रोटोकॉल, ये सब टारगेट फिक्स करने लगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1992 से पहले आया था, मगर हम उसको 92 के फेज में, क्योंकि 5 साल पहले से ये समझ में आने लगी लोगों को कि भाई जरूरी ये है कि हमें मतलब बाइंडिंग बनाओ इसको, तो प्रोटोकॉल्स बहुत सारे आने लगे। तो अब यहां से एक्चुअल जो है हमने जो काम स्टार्ट किया करना इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। तो यहां तक हमारा पर्पस था केवल इंफॉर्मेशन जानना कि भाई इन्वायरमेंट क्या है, जान लो। ये जो था इसलिए हम ये पढ़ते थे क्योंकि अब हम डरने लगे, चिंता सताने लगी हमें। अब यहां से इन्वायरमेंटल एजुकेशन इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि अब इसको बचाना जरूरी है। अब आप कंट्रीज जो है साइन करके आने लगे कि आई विल प्रमोट इन्वायरमेंटल एजुकेशन इन माय कंट्री। समझ में आ रही बातें हैं? तो हेड ऑफ द स्टेट्स जो है अब वो साइन करके आने लगे कि हमें जो है अपने यहां प्रमोट करना है इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए इन्वायरमेंटल एजुकेशन को। तो दिस इज द 3 फेजेज।
अब क्वेश्चन है कि 1972 में ऐसा क्या हुआ कि ये फेज चेंज हो गया, 1992 में ऐसा क्या हुआ कि फेज चेंज हो गया। 1972 में क्लब ऑफ रोम करके एक ऑर्गेनाइजेशन था, क्लब ऑफ रोम, ठीक है। ये एक ग्रुप था दुनिया भर के साइंटिस्ट्स का। दुनिया भर के साइंटिस्ट जो है एक ग्रुप बनाए जिसको हम क्लब ऑफ रोम बोलते हैं, और उनको टास्क मिला कि आप एक सेमिनल पेपर बनाओ इन्वायरमेंट के ऊपर, कि इन्वायरमेंट जो है किस रेट से हम लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इन्वायरमेंट को और उसका क्या इंपैक्ट होगा। आप इस पे जो है मिलजुल के आप एक डॉक्यूमेंट तैयार करो। ये उनको जिम्मेदारी दी गई। तो लोगों ने जिम्मेदारी ली और उसके बाद एक सेमिनल पेपर तैयार किया गया जिसका नाम दिया गया लिमिट्स टू ग्रोथ। लिमिट्स टू ग्रोथ, क्या नाम था? लिमिट्स टू ग्रोथ। लिमिट्स टू ग्रोथ वाज अ सेमिनल पेपर प्रिपेयर्ड ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ क्लब ऑफ रोम। ये लिमिट्स टू ग्रोथ ने ये बताया दुनिया को, ये जो पेपर था, ये जो डॉक्यूमेंट है, दुनिया को ये बताया कि हमारा जो रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स है और जो रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट है, रिप्लेनिशमेंट समझ रहे हो, कोई भी चीज को आप बहुत ज्यादा यूटिलाइज कर रहे हो तो वो रिप्लेनिश भी होनी चाहिए, अदरवाइज वो खत्म हो जाएगा। तो ये लिमिट्स टू ग्रोथ ने ये बताया कि जो रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है इज फार ग्रेटर देन रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट, और इसकी वजह से आए कुछ सालों में दुनिया खत्म हो जाएगी। इन्होंने पहली बार यह बात बताई कि द वर्ल्ड इज गोइंग टू कम टू एन एंड। दुनिया जो है खत्म हो जाएगी आज से 100 साल बाद, क्योंकि आज से 100 साल के बाद हमारे पास ना सांस लेने के लिए शुद्ध हवा होगी, न पीने के लिए शुद्ध पानी होगा, न अपने काम करने के लिए कोई भी नेचुरल रिसोर्स होंगे। हम जंगलों को काट रहे हैं, उस तरह से जंगलों को काटने से धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारे वेजिटेशन लेवल खत्म हो रहा है। ऑक्सीजन कहां से आता है? पेड़ों से आता है। तो इन्होंने बोला कि अर्थ सिस्टम विल कोलैप्स आफ्टर 100 ईयर्स। लिमिट्स टू ग्रोथ में, लिमिट्स टू ग्रोथ ने डिफरेंट कंडीशंस को लेके उसने पूरा एक डिटेल्ड स्टडी बनाई कि चलो भाई, अगर प्रेजेंट कंडीशन, प्रेजेंट हम रेट से जाएंगे तो 100 साल बाद दुनिया खत्म हो जाएगी। तब लोगों ने पूछा कि अच्छा ठीक है, हम जो है कम कर देंगे एक्सप्लॉइट करना, तब क्या होगा? तब इन्होंने बोला कि तब 200 साल बाद खत्म होगी, लेकिन खत्म होनी पक्की है। तो उन्होंने हर कंडीशन में यही लास्ट में बोला कि हम केवल टाइम बढ़ा सकते हैं, दुनिया को तो खत्म होना ही है जिस तरीके से हम कर रहे हैं, क्योंकि इंसान जो है एक लेवल तक ही सुधर सकता है, उससे ज्यादा नहीं सुधर सकता है, ठीक है। तब लोगों ने बोला कि यार हम टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेंगे, बार बार जो है सोलर लाइट को यूज करेंगे, ऐसे यूज करेंगे, वैसे यूज करेंगे। तब बोला कि तब 300 साल बाद खत्म हो जाएगी। तो करते करते इन्होंने जो बेसिक इनका फंडा था वो ये था कि दुनिया खत्म होगी, जो इंसान की फितरत है उसकी वजह से। तो लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया, बहुत क्रिटिसाइज किया ग्लोबल लेवल पे कि ये बकवास कर रहा है, ये फालतू की बातें कर रहा है, पागल जैसी बातें कर रहा है, ठीक है। दुनिया कैसे खत्म हो जाएगी? आज हजारों साल से दुनिया चलती हुई आ रही है। लोगों ने क्रिटिसाइज तो कर दिया, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने रिजेक्ट तो कर दिया लिमिट्स टू ग्रोथ को, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी को यह समझ में आ गई कि भाई जो बेसिक बात बोल रहा है गलत नहीं बोल रहा है, ठीक है। उसके प्रेडिक्शंस गलत होंगे, 100 साल 200 साल ये सब प्रेडिक्शन गलत होंगे, लेकिन जो फंडामेंटल इसका जो फैक्ट है वो तो सही है ना कि यार लॉजिक सोचो तो सारे पेड़ को हम काट रहे हैं, एक दिन तो आएगा ना कि पेड़ खत्म हो जाएगा अर्थ पे, उस दिन तो लाइफ खतरे में पड़ जाएगी पूरे अर्थ पे। तो इस लिमिट्स टू ग्रोथ ने लोगों की आंखें खोली और लोगों के अंदर चिंता भर दिया, और वही जो चिंता, जो कंसर्न लोगों में डेवलप हो गया वो इस क्लासिक पीरियड से मॉडर्न पीरियड में शिफ्ट कर दिया। और उसके बाद लोगों ने पहली बार 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस करके एक इंटरनेशनल समिट बुलाई, राइट। और इस स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस वाज द फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस टू कॉम्बैट द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को कॉम्बैट करने के लिए जो ग्लोबल लेवल पे पहला मेजर कॉन्फ्रेंस हुआ वो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 में आया। समझ आ रही बात है? 5 जून को 1972 को ये आया, इसलिए 5 जून को हम क्या मनाते हैं? इन्वायरमेंट डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। तो ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ। तो कंसर्न फेज यहां से हमारा स्टार्ट हुआ। तो 2 है, लिमिट्स टू ग्रोथ और हमारा स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। यहां से हमारा ये फेज चेंज हो गया। लेकिन 20 साल में लोगों को रियलाइज हो गया कि अभी हम लोग वही केवल बातें कर रहे हैं, काम कुछ कर नहीं रहे हैं। तो 1992 में एक दूसरा मेजर जो है कॉन्फ्रेंस बुलाया गया, जिसको हम बोलते हैं अर्थ समिट या रियो समिट इसको बोलते हैं। रियो समिट या अर्थ समिट बोलते हैं, वो 1992 में बुलाया गया। इस रियो समिट के प्लेटफॉर्म पे पहली बार लोगों ने दृढ़ निश्चय किया
कि अब हम एक्शन प्लान में काम करेंगे। मतलब कि अब हम जो है लीगली बाइंडिंग प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, एक्शन प्लान क्रिएट करेंगे और सीरियसली हम इस पे काम करेंगे इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, रादर देन कि केवल बातें करना। तो 1992 के बाद जो मेजर रियो समिट हुआ, इसके बाद एक नया फेज स्टार्ट हो गया, कंटेम्पोरेरी पीरियड, जिसमें कि एक्शन प्लान पे लोग जोर देने लगे। समझ आ रही बात है? अब रियो समिट में क्या क्या हुआ, रियो डिक्लेरेशन, ठीक है, ये सारी चीजें, एजेंडा 21, ये सब हम डिटेल में बात करेंगे जब हम इन्वायरमेंट की 1 by 1 बात करेंगे। लेकिन ये समझ लो कि ये शिफ्ट हुआ 1992 में, फ्रॉम द मॉडर्न पीरियड टू द कंटेम्पोरेरी पीरियड, फ्रॉम द फेज ऑफ कंसर्न टू द फेज ऑफ एक्शन प्लान। अब हम जो है काम करने के लिए निश्चय किए। तो ये हमारा 3 फेज था इन्वायरमेंटल एजुकेशन का। अभी हम इस फेज में चल रहे हैं, और जब हम आपको बात करेंगे सारे कन्वेंशंस प्रोटोकॉल्स का, तो हम ये मॉडर्न कंटेम्पोरेरी फेज में कौन कौन से डेवलप हुए कन्वेंशंस, प्रोटोकॉल्स, ये एक्ट्स, ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे, राइट। तो ये आपका एक बेसिक इवोल्यूशन ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन हो गया। कोई दिक्कत? ओके। अब हम बात कर लेते हैं वेरियस डायमेंशंस ऑफ दिस सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट के क्या क्या डायमेंशंस हैं, यानी कि आपको ये समझ में आ गया कि ये सब्जेक्ट स्टार्ट कैसे हुआ, ये सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे है। मैंने बोला था कि एक इंट्रोडक्शन टाइप का क्लास है, जिसमें कि कोई भी चीज पढ़ने से पहले आपका उसके दाएं बाएं सब कुछ पता होना चाहिए कि क्या है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो वेरियस डायमेंशंस ऑफ दिस सब्जेक्ट है, मतलब इस सब्जेक्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, ये बस हमें देखना है। यहाँ पे 3 डायमेंशंस हैं इस सब्जेक्ट के। 3 डायमेंशंस हैं। एक है इंफॉर्मेटिव डायमेंशन या इंफॉर्मेटिव पार्ट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। दूसरा है इंस्टीट्यूशनल पार्ट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। और तीसरा है करंट इश्यूज। तो आप इकोलॉजी एनवायरनमेंट में कैसे पढ़ेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे? तो देखो, इस पूरे इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के कोर्स का 3 डायमेंशन है, 3 पार्ट है। एक इंफॉर्मेटिव पार्ट है, एक इंस्टीट्यूशनल पार्ट है, एक करंट इश्यूज है। आप इसी सीक्वेंस में जाएंगे। इंफॉर्मेटिव पार्ट में जनरली हम लोग जो है साइंटिफिक बातें पढ़ते हैं। इकोलॉजी एनवायरनमेंट क्या होता है, इंटरेक्शन कितने तरह का होता है, कैसा इंटरेक्शन होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, पॉल्यूशन क्या होता है, कितने तरह के पॉल्यूटेंट्स होते हैं, कितने तरह के पॉल्यूशंस होते हैं, कौन कौन सा जो एक्टिविटीज है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वो किस तरह के पॉल्यूटेंट्स रिलीज करता है, क्लाइमेट चेंज क्या होता है, कैसे होता है, ये सारा जो साइंस से रिलेटेड बातें हम पढ़ेंगे इकोलॉजी एनवायरनमेंट में, वो यहां बात करेंगे। तो इंफॉर्मेटिव पार्ट मतलब इंफॉर्मेशन, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, साइंटिफिक स्टडी अबाउट द इकोलॉजी एनवायरनमेंट, यहां हम बातें करेंगे। तो इसमें हम क्या क्या बातें करेंगे? इकोलॉजी क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, क्या क्या उसके पार्ट्स है, ये बातें करेंगे। दूसरा बात करेंगे हम इसमें इकोसिस्टम के बारे में, कि ये इकोसिस्टम क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम के बारे में बात करेंगे। तीसरा बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में, ये बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, कितने तरह की बायोडाइवर्सिटी होती है, कैसे बायोडाइवर्सिटी खतरे में है, कौन कौन सा खतरा है बायोडाइवर्सिटी को, और क्या क्या स्टेप लेना चाहिए हमको बचाने के लिए बायोडाइवर्सिटी को। तो ये हो गया बायोडाइवर्सिटी के बारे में, जैसे इन सिटू कंजर्वेशन, एक्स सिटू कंजर्वेशन, बहुत सारी चीजें जो है बायोडाइवर्सिटी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद बढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्स के बारे में, कि कौन कौन से मेजर नेचुरल रिसोर्स हैं और उनका कैसे डिग्रेडेशन हो रहा है, मतलब हम क्या ऐसा कर रहे हैं कि ये नेचुरल रिसोर्स जो है डिग्रेड हो रहा है। नेचुरल रिसोर्स में वाटर आता है, सॉइल आता है, एयर होता है, ये सब नेचुरल रिसोर्स है आपके। तो इनका डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन, सॉइल का कंजर्वेशन, वाटर का कंजर्वेशन, एयर का मतलब प्यूरिफिकेशन, ये सारी चीजें जो होता है नेचुरल रिसोर्स के अंदर आ जाएगा। तो हम इकोलॉजी पढ़ेंगे, इकोसिस्टम पढ़ेंगे, बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे, नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट में हम क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें जो है हमको इंफॉर्मेटिव पार्ट में पढ़ना है। ये साइंटिफिक स्टडी करेंगे, किताबी भाषा है सब, साइंस में क्या कुछ बोल रहा है ये सब हमें इधर देखने हैं। अब इंस्टीट्यूशनल पार्ट क्या होता है? ये पार्ट हम 1972 से पहले भी पढ़ रहे थे, समझ रही बात है, 1972 से पहले भी हम ये सारी चीजें पढ़ते थे। ये इंस्टीट्यूशनल पार्ट 1972 के बाद स्टार्ट होती है। इसमें मेनली हम लोग पढ़ते हैं कि हमने क्या स्टेप ले रखा है इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, इंटरनेशनल लेवल पे क्या स्टेप लिया है, डोमेस्टिक लेवल पे क्या स्टेप लिया है। इंस्टीट्यूशंस का मतलब ही होता है कि कोई लॉज, कोई कन्वेंशन, कोई एक्ट,
कोई प्रोटोकॉल, कोई इन्वायरमेंटल बॉडी, कोई इन्वायरमेंटल बोर्ड, जो भी हमने व्यवस्था किया है या जो भी प्रोविजंस बनाए हैं, जो भी लॉज बनाए हैं टू कम्बैट द डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट, टू कम्बैट द क्लाइमेट चेंज, ये सारे चीजें इंस्टीट्यूशनल पार्ट में हम पढ़ेंगे। इंस्टीट्यूशनल पार्ट में हम दो तरीके से इसको बांटेंगे, एक होगा ग्लोबल और एक होगा नेशनल। ये होगा ग्लोबल और ये होगा नेशनल। ग्लोबल लेवल पे देखेंगे और नेशनल लेवल पे भी देखेंगे कि हम अपने कंट्री के लेवल पे क्या कर रहे हैं और ग्लोबल लेवल पे क्या करेंगे। तो ग्लोबल लेवल पे हमारे पास बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस एंड कन्वेंशंस हैं, बहुत सारे कन्वेंशंस हैं। वियना कन्वेंशन है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी के लिए सीबीडी है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, ठीक है। तो ये लेवल पे, इंस्टीट्यूशनल पार्ट के अंदर हम दो लेवल पे देखेंगे। ग्लोबल लेवल पे हम क्या क्या देखेंगे कि कौन कौन से कन्वेंशंस हुए हैं। कन्वेंशंस, पहली बात तो हम बात करेंगे कि कन्वेंशंस, कॉन्फ्रेंस और प्रोटोकॉल में फर्क क्या होता है। कई सारे वर्ड होते हैं ना, क्योटो प्रोटोकॉल बोलते हैं लेकिन आपको वियना कन्वेंशन बोलते हैं। तो कन्वेंशन प्रोटोकॉल में क्या फर्क है, ये सारी बातें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इंस्टीट्यूशनल पार्ट में। बस अभी जान लो कि कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल्स ये इंटरनेशनल लेवल पे जो है ये सब हमें देखना होगा ग्लोबल लेवल पे। दूसरा देखना होगा इन्वायरमेंटल बॉडीज, बहुत सारे इन्वायरमेंटल बॉडीज हैं जैसे आईपीसीसी है, बॉडीज एंड पैनल्स। तो ये सारी चीजें जो है इन्वायरमेंटल बॉडीज हम ग्लोबल लेवल पे देखेंगे। नेशनल लेवल पे हम क्या देखेंगे कि बहुत सारे नेशनल लेवल पे एक्ट्स बने हुए हैं, वाइल्ड लाइफ एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये सब चीजें जो है, इन्वायरमेंट एक्ट, ये बहुत सारे एक्ट बने होंगे हैं, बायोडाइवर्सिटी एक्ट। तो ये सारे एक्ट्स में क्या प्रोविजंस हैं, कैसे क्या कॉम्बैट करने के लिए या कंजर्व करने के लिए क्या क्या क्लॉज दिए गए हैं, ये सारी चीजें हमें जाननी चाहिए क्योंकि यूपीएससी में हर साल क्वेश्चन पूछता है इससे। एवरी ईयर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट एक्ट पे कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीएससी ने, बायोडाइवर्सिटी एक्ट पे कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पे कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से एक्ट्स पास किए गए हैं इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए हमारे नेशनल लेवल पे। उसके बाद एक्ट्स के बाद क्या क्या, बहुत सारे बॉडीज बनाए गए हैं नेशनल लेवल पे भी। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ये हमारा बनाया गया है, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड ये बनाया गया है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ये बनाया गया है। तो ये सारे बहुत सारे बॉडीज एंड बोर्ड्स बनाए गए हैं जो देखेंगे कि कैसे इंप्लीमेंटेशन हो रहा है सारे एक्ट्स के। तो इन एक्ट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए या इस इंप्लीमेंटेशन को हेड करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए बहुत सारे इन्वायरमेंटल बॉडीज भी बनाए गए हैं, इन्वायरमेंटल बोर्ड्स भी बनाए गए हैं। कुछ ऐसे बोर्ड्स हैं जिसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर हैं, कुछ ऐसे बोर्ड्स हैं जिसके चेयरमैन जो है वो हमारे इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर हैं। तो इस तरीके से आपको सारा डिटेल्स उसके बारे में कि कौन सा बॉडीज, कौन सा मेंबर्स उसके होते हैं, उसका चेयरमैन कौन होता है, उसका काम क्या होता है, उसकी क्या पावर होती है, क्या अथॉरिटी होती है, क्या रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, ये सारी चीज हम यहां देखेंगे। तो ये सब चीज होगा हमारा इंस्टीट्यूशनल पार्ट और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। यहां से क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा, यहां से एक मिनट के लिए मिस भी कर जाए यहां से नहीं पूछेगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तीसरा है हमारा करंट इश्यूज। वंस वी आर ओवर विद द इंफॉर्मेटिव एंड इंस्टीट्यूशनल पार्ट, पहले हम इंफॉर्मेटिव पार्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद इंस्टीट्यूशनल पार्ट को पढ़ेंगे और उसके बाद हम करेंगे करंट इश्यूज को। और एक बार इन दोनों को जब हम कर लेंगे तो हमारा करंट इश्यूज करना होगा क्योंकि पिछले 1 साल 2 साल में बहुत सारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड करंट इश्यूज हमेशा न्यूज में रहते हैं। तो इन सब चीजों को आपको देखना है। जैसे कि आपको करंट इश्यूज में प्लास्टिक पॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट एक इश्यूज हो गया, रैट होल माइनिंग जो मेघालय साइड में होता है, रैट होल माइनिंग का इन्वायरमेंटल इंपैक्ट बहुत ज्यादा होता है। ये क्या रैट होल माइनिंग होता है ये सब हम डिस्कस करेंगे इसमें। माइक्रोप्लास्टिक्स की वजह से जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है इसके बारे में बहुत ज्यादा न्यूज में हमेशा रह रहा है। तो करंट इश्यूज आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। फॉरेस्ट फायर की वजह से क्या इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, ये सारे हम करंट इश्यूज को कवर करेंगे पिछले 1-2 साल के। और आपको करना क्या होगा इस क्लास को खत्म होने के बाद कि ये दोनों तो आप जानते होंगे, इसको आपको आगे तक ट्रैक करते रहना पड़ेगा। आपको न्यूज से, न्यूज़पेपर से, न्यूज चैनल से या किसी भी मैगजीन से हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है कि ये करंट इश्यूज अभी क्या चल रहा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी होता है। ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये दोनों फॉर द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। ज्यादा क्वेश्चन इधर से नहीं पूछते हैं मेंस में। मेंस में मैक्सिमम क्वेश्चन देखोगे तो ये वाला पार्ट होगा, ठीक। तो इस वाले पार्ट को मेंस के लिए आपको बहुत ध्यान से समझना है। तो आपका हो गया इंफॉर्मेटिव पार्ट, इंस्टीट्यूशनल पार्ट और करंट इश्यूज। समझ में आ रही बात है, कोई दिक्कत?
तो दिस इज ऑल अबाउट द वेरियस डायमेंशंस ऑफ दिस सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट्स के पूरे यही डायमेंशंस हैं, इसी के अंदर, इसी फॉर्मेट के अंदर आपको पूरा पढ़ना है। हमारा एक लार्ज चंक जो है जाएगा इसमें, राइट, क्योंकि ये जो है बड़ा पार्ट है। उसके बाद 2-3 क्लासेस हम इंस्टीट्यूशनल पार्ट पे लेंगे डिटेल में पूरे स्ट्रक्चर के साथ, और लास्ट के 2-3 क्लासेस हम करंट इश्यूज पे लेंगे, जितने 1 साल के करंट इश्यूज रहे हैं, क्योंकि आप अगर ये दोनों पढ़ लेते हैं तो इसको आपको समझने में बहुत आसानी रहेगी। तो सारे करंट इश्यूज को हम देखेंगे। उसके बाद जो है अपना करंट अफेयर से आप अपडेट करते रहना खुद को, दैट्स इट। तो दिस वाज ऑल अबाउट द वेरियस डायमेंशंस ऑफ दिस सब्जेक्ट। समझ आ रही है? तो आज हम लोग यहीं पे रहते हैं, ठीक है। एक ये इंट्रोडक्शन टाइप का हो गया। कल से हम लोग एक्चुअल चैप्टर वाइज चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 पहले हम लोग लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस देखेंगे कि इंडिविजुअल लेवल पे क्या होता है, फिर नेक्स्ट लेवल। चलो एक चीज मैं डिस्कस कर दे रहा हूं इंट्रोडक्शन में ही, कि जो हम लोग पढ़ते हैं इंफॉर्मेटिव पार्ट में, वो हम लोग कैसे करते हैं। देखो छोटा सा टॉपिक है, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये क्या होता है? आपको जो भी इकोलॉजी इन्वायरमेंट में आप पढ़ेंगे, राइट, या बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो भी लाइफ का अर्थ पे हुई है, ऑन द बेसिस ऑफ असेंडिंग ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब कि कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होती गई है, वो ऐसे गई है कि सबसे पहले जो है फर्स्ट यूनिट ऑफ लाइफ ऑन अर्थ जो होता है वो जीन होता है। एक जीन होता है सबसे पहले, बायोलॉजी वाले जानते होंगे। जीन से क्या बनता है? सेल्स। बीच में और भी बनते होंगे, बट एक मेजर लेवल पे सेल्स होता है। सेल्स से क्या होता है? टिश्यूज। टिश्यूज हम पढ़ते हैं, मतलब बायोलॉजी में हम जो पढ़ते हैं तो वो इसी स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं। सबसे सिंपल जीन, फिर सेल्स कॉम्प्लेक्स होता है, फिर टिश्यूज। टिश्यूज को मिला के क्या बनता है? ऑर्गन्स बनता है। ऑर्गन्स। ऑर्गन से क्या बनता है? इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनता है। एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है बहुत सारे ऑर्गन से, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनता है। इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स मिलके बनाते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से आगे क्या बनता है? बायोलॉजिकल कम्युनिटी। बायोलॉजिकल कम्युनिटी। कम्युनिटी। बायोलॉजिकल कम्युनिटी से बनता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम उससे थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स होता है। इकोसिस्टम से बनता है लैंडस्केप। बहुत सारे इकोसिस्टम मिला के बनते हैं लैंडस्केप, ठीक है। लैंडस्केप सब मिला के बनते हैं बायोम। बायोम। और लास्ट में जो हमारा बनता है वो होता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर के बारे में हमने बताया है, नए लोग भी जान लो। बायोस्फीयर जो होता है वो सारे रीजन्स को बोलते हैं जहां लाइफ एग्जिस्ट करता है, चाहे वो वाटर पे हो, एयर में हो या जमीन पे हो। तो जहां भी लाइफ एग्जिस्ट करेगा दैट इज अ पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर। हमारा अर्थ जो है मेजर 3 स्फीयर्स हैं। लिथोस्फीयर मतलब लैंड, एटमॉस्फेयर मतलब हवा, हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी। तो हमारे जितने भी नदी, समुद्र, ये सब हाइड्रोस्फीयर कहलाते हैं। जो भी ये लैंड एरिया है वो लिथोस्फीयर कहलाता है, और जो भी हवा वाला एरिया होता है वो एटमॉस्फेयर कहलाता है। और तीनों जहां पे अवेलेबल होते हैं और जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है उसको बायोस्फीयर बोलते हैं। बायोस्फीयर के लिए तीनों का होना जरूरी है, ठीक। तो ये हो गया आपका जो है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस तरीके से हमारा लाइफ जो है हम स्टडी करते हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को। लेकिन इसमें याद रखना कि ये जीन, सेल्स, टिश्यू और ऑर्गन्स जो है हम इकोलॉजी इन्वायरमेंट में नहीं पढ़ते हैं। ये प्योरली बायोलॉजी का पार्ट होता है। बायोलॉजी में जीन्स पढ़ते हो, सेल्स पढ़ते हो, टिश्यूज पढ़ते हो, ऑर्गन्स तक पढ़ते हो। जैसे ही एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म स्टार्ट हो जाता है, चाहे वो इंसान हो या गाय हो या प्लांट हो, तो ये स्टार्ट हो जाता है हमारा इकोलॉजी इन्वायरमेंट। तो हम इकोलॉजी इन्वायरमेंट में जो हम स्टडी स्टार्ट करते हैं वो इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स के लेवल से स्टार्ट करते हैं। पहले हम इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं कि इनका जो है अपने इन्वायरमेंट से कैसे इंटरेक्शन होता है, इनका जो इन्वायरमेंट होता है इनको कैसे इन्फ्लुएंस करता है। तो ये सब हम सबसे पहले इकोलॉजी इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। फिर हम पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं कि कई सारे इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स एक जगह पे पॉपुलेशन कहलाते हैं। फिर हम बायोलॉजिकल कम्युनिटी की बात करते हैं, फिर हम इकोसिस्टम की बात करते हैं, तब लैंडस्केप की, तब बायोम की, तब बायोस्फीयर की। तो कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म से, और यहां से पहले हम एक्सप्लेन करेंगे कि इन सब का क्या मीनिंग होता है, पॉपुलेशन क्या होता है इकोलॉजी इन्वायरमेंट में, बायोलॉजिकल कम्युनिटी क्या होती है, इकोसिस्टम क्या होता है, लैंडस्केप क्या होता है, बायोम क्या होता है और बायोस्फीयर क्या होता है। एंड वंस वी आर डन विथ एक्सप्लेनिंग ब्रीफली, नॉट डिटेल, क्योंकि ये सब एक एक चैप्टर है इकोलॉजी इन्वायरमेंट में, तो हम ब्रीफली इसको डिस्कस करेंगे कल। और ब्रीफली डिस्कस करने के बाद जब आपको ये सारे लेवल समझ में आ जाएंगे तब 1 by 1 जो है चैप्टर वाइज हम इन सबको कवर करेंगे।
समझ में आ रही बात है? तो ये चार चीज जो है हमें नहीं देखनी है इकोलॉजी इन्वायरमेंट में। ये बायोलॉजी का प्योरली पार्ट होता है और यहां से इकोलॉजी इन्वायरमेंट का हमारे स्टडी शुरू हो जाता है। इज इट क्लियर? तो दैट वाज ऑल अबाउट द टुडेस इंट्रोडक्टरी क्लास अबाउट इकोलॉजी इन्वायरमेंट। इकोलॉजी इन्वायरमेंट के इंट्रोडक्शन के बारे में आज मेनली हमारा पर्पस था आपको एक बताने का, ताकि आपको आगे पढ़ने में इंटरेस्ट है और आपको समझ में आना चाहिए कि हम किस स्ट्रक्चर में पढ़ रहे हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, तो कल क्या पढ़ेंगे, तो परसों क्या पढ़ेंगे। तो इसी स्ट्रक्चर में आप पढ़ेंगे और उसी तरह से आपको ग्रैस्प करके और एक स्ट्रक्चर्ड वे में अपने दिमाग में बिठाना है। समझ में आ रही बात है? धीरे धीरे बीच बीच में हम लोग जो है पढ़ेंगे ना, तो क्वेश्चंस के साथ करेंगे। यूपीएससी में जितने भी प्रीलिम्स में पीछे क्वेश्चंस किए गए हैं, मैंने बोला कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खासकर इंफॉर्मेटिव पार्ट। तो हर चैप्टर में ना जो भी क्वेश्चंस पूछे गए होंगे पिछले, वो सारे क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे लास्ट में क्लास के। ठीक है? कोई किसी को कुछ अगर समझ नहीं आया अभी तक तो बताओ। क्लियर है? अब सोर्सेस के बारे में बात करेंगे। आपको क्या सोर्सेस आपके को फॉलो करने चाहिए। देखो 3-4 सोर्सेस हैं। पहला सोर्स जो है एनसीईआरटी होती है। यूपीएससी के लिए कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, एनसीईआरटी से ही स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी बेसिक होती है। क्लास 12 का जो बायोलॉजी की आपकी किताब है, पुराने वाले अगर बायोलॉजी की बात करोगे तो उसमें यूनिट 9 जो है, यूनिट 9 में आपको इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के बारे में दिया हुआ है, पुराने वाले बायोलॉजी। नए वाले में वो यूनिट 9 में नहीं है, यूनिट 10 से स्टार्ट होती है। ठीक है? तो अगर पुराना वाले से पढ़ोगे तो यूनिट 9 पढ़ना आप, जिसका कि आपको मैक्सिमम जगह पे केवल उसका फोटोकॉपी मिलेगा, ओरिजिनल बुक नहीं मिलेगा। और नए वाले में जो 12 क्लास के बायोलॉजी में इकोलॉजी इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो चैप्टर है उसको आप पढ़ना। तो सबसे पहले तो वो इंपॉर्टेंट हो गया इकोलॉजी इन्वायरमेंट के लिए, उसी से स्टार्ट ही करना। दूसरी बात है कि एक शंकर आईएएस का मटेरियल है। एक्चुअली वो शंकर आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट है, लेकिन उसकी जो मटेरियल है अब एक कोचिंग की नहीं रह गई। वो एक इतना कॉम्प्रिहेंसिव अच्छे तरीके से किया है कि वो अब 60 बच्चे पढ़ते हैं। और इसमें हमें भी कोई बुराई नहीं है कि हम किसी और कोचिंग में पढ़ा रहे थे, किसी और कोचिंग के मटेरियल को नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है आपके बेनिफिट के लिए जो अच्छा होगा वही बताएंगे। तो उनका जो मटेरियल है वो अच्छे से कंपाइल्ड है, आप उस मटेरियल से आप पढ़ना शंकर आईएएस से। ठीक है? बट बहुत डिटेल में मत जाना, क्योंकि उसमें ना डिटेलिंग बहुत ज्यादा है। उसमें भी ना हम आपको बताएंगे कहां कहां क्या क्या पढ़ना है। ठीक है? तो वो हो जाएगा। तो ये इंफॉर्मेटिव पार्ट के लिए ये इंपॉर्टेंट है 2 चीज। ठीक है? अब बात है इंस्टीट्यूशनल पार्ट। इंस्टीट्यूशनल पार्ट तो आपको बहुत जगह मिल जाएंगे ये सारी चीजें, लेकिन किसी जगह पे ना आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं मिलेगा। तो हम यहां पे क्लास में आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में बता देंगे, और उसके बाद जो है आप या तो शंकर आईएएस से पढ़ लो या किसी भी मैगजीन से पढ़ लो, वो सारे चीज पढ़ लेना। लेकिन जो स्ट्रक्चर मैं बताऊंगा उसी स्ट्रक्चर में पढ़ना, क्योंकि किसी भी बुक में ना वो स्ट्रक्चर नहीं दिया है। वो अलग थलग तरीके से दे दिया है कि हाँ कहीं पे इन्वायरमेंट का पार्ट को क्लाइमेट चेंज के साथ मिक्स कर दिया, कहीं पे क्लाइमेट चेंज को इन्वायरमेंट के साथ। तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर और टाइमलाइन के साथ जो है ना स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा, उसके बाद आप उसको पढ़ लेना। और करंट इश्यूज के लिए तो जान ही रहे हो, आप कोई भी मैगजीन उठा लो, कोई भी आप न्यूज़पेपर उठा लो। ठीक? एक मैगजीन आती है जो पर्टिकुलरली इन्वायरमेंट के लिए होती है, अगर आप लोग ऑनलाइन फ्री में आपको मिल जाए तो उसको देख लेना, नेचर्स मैगजीन करके आती है, नेचर्स मैगजीन या डाउन टू अर्थ। बट मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि उसमें हर चीज आप हर आर्टिकल पढ़ो। डाउन टू अर्थ में जो जो इंपॉर्टेंट बर्निंग इश्यूज होगा ना उसको आप पढ़ना। जैसे न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो कोई आपको आर्टिकल दिखेगा किसी टॉपिक पे, अगर उस टॉपिक से रिलेटेड डाउन टू अर्थ और नेचर मैगजीन में कोई रिसर्च टाइप का मिल जाए तो उसको पढ़ लेना, क्योंकि यूपीएससी बहुत ज्यादा मेंस में क्वेश्चन उठाती है डाउन टू अर्थ और नेचर मैगजीन से। ठीक है? तो इस तरीके से अब देखो ये सब ना बड़ा ही मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है, तो यू कैनॉट गो मतलब कि पूरी तरह से फ्रॉम टॉप टू बॉटम सब कुछ पढ़ना। जो न्यूज़पेपर में अक्सर आ रहा है उसको अगर यहां से मटेरियल मिल जाए डाउन टू अर्थ नेचर मैगजीन में तो उसको पढ़ देना।